नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। सरकार ने औषधियों की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए देश भर में दवा निर्माण इकाइयों का निरीक्षण अभियान शुरू किया। भारत बायोटेक की नेजल स्प्रे कोविड टीके की कीमत निजी अस्पतालों में 800 रुपए और सरकारी अस्पतालों में 325 रुपए होगी। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए प्रैक्टिकल परीक्षा कार्यक्रम जारी किया। बीएसएनएल अगले वर्ष से 5G सेवा शुरू करेगा। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, भारत 2036 के ओलंपिक खेलों की दावेदारी पेश करेगा। और बीसीसीआई ने श्रीलंका के साथ घरेलू 2020 और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा की। समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने जोखिम की दृष्टि से चिन्हित दवा निर्माण इकाइयों का राज्य औषधि नियंत्रण प्रशासन के साथ मिलकर संयुक्त निरीक्षण आरंभ कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के निर्देशन में मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुरूप निरीक्षण किए जा रहे हैं। मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुरूप देश भर में संयुक्त निरीक्षण किए जा रहे हैं। औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 और उसके नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली स्थित सीडीएसओ मुख्यालय में 2 संयुक्त औषधि नियंत्रकों की एक समिति गठित की गई है, जो निरीक्षण और इसकी रिपोर्ट के बाद आगे की कार्यवाही का निर्णय लेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इससे देश में निर्मित दवाओं में उच्च गुणवत्ता मानक सुनिश्चित होगा। निरीक्षण से पहले औषधि विनियमन का उद्देश्य देश में उपलब्ध दवाओं की सुरक्षा, प्रभावशीलता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं सुपर्णा सैकिया। भारत बायोटेक की नाक से दी जाने वाली कोविड वैक्सीन इनकोवैक जनवरी के चौथे सप्ताह से बाजार में आ जाएगी। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कोविड टास्क फोर्स के अध्यक्ष एनके अरोड़ा ने बताया कि दुनिया में अपनी तरह की पहली नेजल वैक्सीन है। ये भारत के अंदर विकसित और यहाँ पर इसका निर्माण हुआ वैक्सीन है। ये वैक्सीन दुनिया की अपनी तरह की पहली वैक्सीन है जो नाक में डाली जाती है और बहुत ही प्रभावी है, और जनवरी के महीने से ये देश में उपलब्ध हो जाएगी। प्राइवेट सेक्टर में ये करीब 800 रुपए की है, लेकिन गवर्नमेंट को ये 325 रुपए की मिलेगी। यहाँ पर ये मैं कहना चाहूंगा कि ये एक बूस्टर की तरह या एहतियातन डोज की तरह लेनी है, और केवल उन्हीं लोगों को लेनी है जो इसके लिए एलिजिबल या योग्य है, यानी जिन्होंने पहले कोई प्रिकॉशन डोज नहीं ली है, केवल उनके लिए ये तीसरी डोज का काम करेगी। देश में कोविड की आपात तैयारियों की जांच के लिए कल सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान ऑक्सीजन संयंत्रों, वेंटिलेटर्स, लॉजिस्टिक्स और मानव संसाधन सहित बुनियादी सुविधाओं का आकलन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश में कोविड स्थिति की समीक्षा बैठक के बाद मॉक ड्रिल का निर्णय लिया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा की प्रायोगिक परीक्षाओं के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। प्रायोगिक परीक्षाएं 2 जनवरी से 14 फरवरी के बीच होंगी। इस बारे में सीबीएसई ने विस्तृत विवरण कल अपनी वेबसाइट पर जारी किया। सीबीएसई के अनुसार 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं संपन्न कराने के लिए स्कूलों को अगले साल 14 फरवरी 2023 तक का समय दिया गया है। प्रायोगिक परीक्षाओं के अंक और आंतरिक श्रेणियां 2 फरवरी से वेबसाइट पर अपलोड करना आरंभ हो जाएगा और ये कार्य 14 फरवरी को संपन्न होगा। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से दिल्ली में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के शिक्षकों के लिए 2 दिवसीय क्षमता वर्धन कार्यक्रम आयोजित करेगा। राष्ट्रीय जनजातीय विद्यार्थी शिक्षा समिति ने अमेजॉन के सहयोग से एक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना के 54 विद्यालयों के शिक्षक एक कार्यशाला में भाग लेंगे। इसका उद्देश्य स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर शिक्षा और अन्य तकनीकी जानकारी का प्रसार करना है। केंद्र और मणिपुर सरकार ने मणिपुर के उग्रवादी गुट ज़ेलियांग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट ZUF के साथ गतिविधियों को समाप्त करने के लिए कल एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ZUF 1 दशक से अधिक समय से मणिपुर में सक्रिय था। गृह मंत्री अमित शाह के दिशा निर्देशों के तहत उठाया गया ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उग्रवाद मुक्त और समृद्ध पूर्वोत्तर के विजन को दर्शाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
कम ऑन बॉयज, लेट्स गो प्रैक्टिस। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। देर न कीजिए, यह आपके द्वारा दिया हुआ टैक्स ही है जो आज देश को सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचा रहा है। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2022 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2022 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2022-23 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2022। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। खुजली झटपट दूर करे, जालिम लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन लालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा है कि वे लोगों में पुलिस के प्रति भय समाप्त करने का काम करें। राष्ट्रपति कल हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा पहलुओं के अलावा पुलिस अधिकारियों को सामुदायिक सेवाओं में भी सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। पुलिस और पब्लिक रिलेशनशिप को और फ्रेंडली करने के लिए, उनके अंदर मित्रता स्थापन करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया गया। लेकिन प्रयास केवल एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए। ऐसे दूर दराज अनजान इलिटरेट लोगों को ना हो कि मैं नहीं जाऊं, पुलिस वाले आ जाएंगे। अभी भी ये डर है, ये डर खत्म होना चाहिए। ये काम आप लोगों का खत्म कैसे होगा? संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास व्यक्त किया है कि 24 से 36 महीनों के अंदर देश की 80% आबादी को 5G सेवाओं के दायरे में लाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष तक सरकारी दूरसंचार कंपनी BSNL 5G सेवाएं शुरू कर देगी। आकाशवाणी समाचार से विशेष साक्षात्कार में श्री वैष्णव ने कहा कि देश के 50 शहरों में 5G सेवाएं पहले ही शुरू हो चुकी हैं। We are going through the 5G rollout at a very, very fast pace. Every week, almost 5,000 new sites are getting added. By now, more than 50 cities have already got added to the 5G network. Typically, a country of our size should take about 4 to 5 years for 5G rollout. We have kept a very aggressive target of 24 to 36 months. आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग वर्षांत श्रृंखला के अंतर्गत आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों पर विशेष भेंटवार्ता प्रसारित करेगा। श्री पुरी ने G20 संगठन की अध्यक्षता भारत को मिलने से अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन गठबंधन के गठन को लेकर आशा व्यक्त की है। ब्राजील में एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है यूनिका, जो उनकी एथेनॉल प्रोड्यूसर्स की एसोसिएशन है। तो मेरी पहली मुलाकात उनके अध्यक्ष के साथ जब साओ पाउलो में हुई थी, मुझे याद है उन्होंने कहा था अगर भारत ब्राजील का साथ दे दे, अमेरिका तो ऑलरेडी बायोफ्यूल्स में बहुत एक्टिव है, तो इंटरनेशनल बायोफ्यूल्स अलायंस बन सकती है। मैं बात कर रहा हूँ 2006 की। आज मैं बड़े गर्व से आपको कह सकता हूँ कि हम भारत की जो अध्यक्षता है G20 की, इसको इस्तेमाल करके इंटरनेशनल बायोफ्यूल्स अलायंस बना देंगे। ये भेंटवार्ता आज शाम 7:10 पर FM गोल्ड चैनल पर सुर्खियों में और रात 9:15 पर स्पॉटलाइट में सुनी जा सकती है। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि भारत 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी की दावेदारी पेश करेगा। श्री ठाकुर ने कहा कि सितंबर 2023 में मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र के दौरान सरकार इस बारे में रूपरेखा पेश करेगी। खेल मंत्री ने कहा कि अगर भारत G20 की अध्यक्षता भव्य तरीके से कर सकता है तो सरकार ओलंपिक्स की मेजबानी भी कर सकती है। और अब खेल खबरों के साथ हैं शशांक कुमार। बीसीसीआई ने श्रीलंका के साथ अगले हफ्ते से शुरू हो रही घरेलू 2020 और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है।
2020 में हार्दिक पांड्या कप्तान और सूर्य कुमार यादव उप कप्तान होंगे। रोहित शर्मा और विराट कोहली को 2020 सीरीज में विश्राम दिया गया है। शिवम मामी और मुकेश कुमार को पहली बार 2020 की टीम में शामिल किया गया है। एक दिवसीय श्रृंखला में रोहित शर्मा भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे और हार्दिक पांड्या उप कप्तान होंगे। पहला 2020 मैच मंगलवार को मुंबई में खेला जाएगा। एक दिवसीय श्रृंखला 10 जनवरी से शुरू होगी। उधर कजाकिस्तान में महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में बी सविता श्री 6.5 अंकों के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर पहुंच गई हैं। कल 15 वर्षीय सविता ने लगातार 4 जीत दर्ज की। 7वीं वरीयता प्राप्त कोनेरू हम्पी के 6 अंक हैं। उत्तर भारत में शीतलहर जारी है। राजस्थान में पिछले एक सप्ताह से ठंड का प्रकोप जारी है। एक रिपोर्ट। पिछले 2-3 दिन से फतेहपुर शेखावाटी, माउंट आबू और जोबनेर में पारा माइनस में चल रहा है। 1-2 स्थानों को छोड़कर रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया जा रहा है। कुछ स्थानों पर पेड़ों पर ओस की बूंद जम गई है। कोहरे के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। खराब मौसम की वजह से 3 फ्लाइटों को डायवर्ट कर जयपुर में उतारना पड़ा। इनको दिल्ली और लखनऊ उतरना था। रामखिलाड़ी मीणा, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। श्रीनगर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जम्मू कश्मीर में पारा शून्य के नीचे रहने से शीतलहर जारी रहेगी। कश्मीर घाटी में ठंड की लहर जारी है। हर गुजरते दिन के साथ तापमान में लगातार गिरावट रिकॉर्ड की जा रही है। कल श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -4.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम में -6.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क और ठंडा रहने की संभावना है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इशफाक शाह। रेलवे ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत स्टेशनों को आधुनिक बनाने की नीति तैयार की है। इसके अंतर्गत स्टेशनों पर नई सुविधाओं के साथ साथ मौजूदा सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने तालिबान के अफगानिस्तान में लड़कियों की उच्च शिक्षा पर रोक लगाने के तालिबान के निर्णय पर चिंता व्यक्त की है। सुरक्षा परिषद महिलाओं के विश्वविद्यालय जाने से रोकने के तालिबान के निर्णय से गंभीर रूप से चिंतित है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार। धन्यवाद मुकेश। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते खतरे के कारण देश के सभी अस्पतालों में मॉकड्रिल की खबर समाचार पत्रों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, कोरोना बढ़ने के खतरे पर अस्पतालों ने कमर कसी। नव भारत टाइम्स का शीर्षक है, मॉकड्रिल में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा सभी अस्पताल तैयार रहें। अमर उजाला लिखता है, मॉकड्रिल में 80% अस्पताल फिटनेस टेस्ट में पास। अमर उजाला लिखता है, कोरोना से बेहाल हुए चीन के लिए संकट मोचक बनी भारत की दवाएं। पंजाब केसरी ने ज़ेलेंस्की की मोदी से अपील शीर्षक से आलेख में लिखा है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अमेरिका की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात कर रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता करने को कहा। पत्र लिखता है, भारत का संतुलनकारी रुख विश्व की राजनीति में युद्ध के विरुद्ध रहा। जनसत्ता ने दिया है, बिना ओबीसी आरक्षण होंगे निकाय चुनाव। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रद्द की उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना। दैनिक भास्कर ने चौकसी शीर्षक से लिखा है, एलएसी पर चीन तनाव नहीं घटाना चाहता, हमारी सेनाएं भी डटी रहेंगी। अरुणाचल में अतिरिक्त चौकियां बनाएगा आईटीबीपी। हिंदुस्तान ने घाटी में बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम शीर्षक से लिखा है, उधमपुर जिले में 15 किलोग्राम आईईडी और आरडीएक्स बरामद, 2 आतंकियों की तस्वीरें मिली। हिंदुस्तान ने दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला देते हुए लिखा है, परीक्षाओं में नकल प्लेग जैसी महामारी, कहा नकल शिक्षा प्रणाली को बर्बाद कर सकती है। नव भारत टाइम्स ने फैट टू फिट शीर्षक से लिखा है, दिल्ली पुलिस के डीसीपी जितेंद्र मणि ने 7-8 महीने में 46 किलोग्राम वजन घटाया। पुलिस कमिश्नर ने उन्हें सम्मानित किया। जितेंद्र ने संतुलित खाना और कसरत से अपना वजन 130 किलो से 84 किलो किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने औषधियों की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए देश भर में दवा निर्माण इकाइयों का निरीक्षण अभियान शुरू किया। भारत बायोटेक की नेजल स्प्रे कोविड टीके की कीमत निजी अस्पतालों में 800 रुपए और सरकारी अस्पतालों में 325 रुपए होगी। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए प्रैक्टिकल परीक्षा कार्यक्रम जारी किया। बीएसएनएल अगले वर्ष से 5G सेवा शुरू करेगा। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, भारत 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी की दावेदारी पेश करेगा। और बीसीसीआई ने
श्रीलंका के साथ घरेलू 2020 और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।